ए जी, ओ जी, टी आर जी, लो जी। जो मैं करती हूँ वो तुम भी करो जी। जैसा कि आप सबको पता है कि टी आर जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इफ यू आर अ कॉशियस इन्वेस्टर तो फिर मुहतात रहिए। और इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए फटाफट से PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, इस वक्त मार्केट की बात करें तो इस वक्त मार्केट में जो है मंदी का तसलसल जारी और सारी है। और इस वक्त जो है मुख्तलिफ बातें आ रही हैं मार्केट के हवाले से कि जो है कोई जियो पॉलिटिकल इशू है वो इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि मैंने कल भी ये बातें की थी कि जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। डिफरेंट चीज़ें हैं, थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट करेंगे। बट द रियल थिंग इज़ दैट कि जो है ये इस वक्त करेक्शन मोड में है। और यहाँ पर जो है आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी हम सराउंडिंग में काफ़ी सुन रहे हैं कि जी लाहौर से काफ़ी सेलिंग हो रही है और जो है वहाँ काफ़ी सेलिंग की जा रही है। तो उस हवाले से भी आज थोड़ी सी हम बात करेंगे, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन जो है करेंगे, इस बात की भी तरदीद करेंगे कि एक्चुअल में क्या है। क्योंकि जो है काफ़ी ज़्यादा हम ये सुन रहे हैं कि जो इस वक्त सेलिंग प्रेशर है वो वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ की वजह से ज़्यादा है। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद हसन साहब, जो कि हेड ऑफ़ नॉर्थ हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ में। जी हाँ, और वो भी इत्तेफाक से उनका भी ताल्लुक जो है लाहौर से है। और उनसे हम जानेंगे वहाँ की मार्केट के हवाले से कि इस वक्त क्या हो रहा है, कि ये जो एक न्यूज़ है, ये जो एक बात चल रही है, इसमें कितनी जो है सच्चाई है और जो है फर्दर क्या देख रहे हैं मार्केट को आगे। और जो है उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कैसे कि हैं सर इनवाइट आप? करने का। खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है सर, इस वक्त अगर हम मार्केट की बात करें, आज जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, रिजल्ट सीजन चल रहा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। और जैसे कि हम जानते हैं कि नेशनल बैंक ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है डिविडेंड अनाउंस किया ऑब्वियसली, और आज हमने उसमें काफ़ी अच्छी एक मूव भी देखी। बट ऑल ओवर अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट इस वक्त जो है वो मंदी के जोन में है। और जो है वजह डिफरेंट है, लोग बड़ी कुछ मजाया खेज बातें भी कर रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई स्ट्रीट क्राइम करके भी चला जाए तो वो भी उसकी वजह से भी शायद मार्केट जो है असर ले ले। तो इन ऑल अबाउट की जो अभी नए इन्वेस्टर्स हैं, जो नए लोग इस वक्त एंट्री की है, क्लाइंट्स, वो काफ़ी ज़्यादा बेचारे डिसहार्ट हुए हुए हैं कि इसी वक्त ये सारा कुछ होना था, हमने एंट्री ली है। सर इस वक्त क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो है मार्केट का, मैं चाहूंगी ज़रा सा आप बताएं। देखिए, ये जो अभी बुल रन जिसके अंदर जो हमने देखा पिछले 3 साल में, ये सारा ये बिल्डअप हुआ है। जी। ये तकरीबन आप देखें कि जनवरी 2023 को हम्म। इंडेक्स 38,000 समथिंग पे था। फिर सही। ये जनवरी 24 में 67,000 के अराउंड इसने लगाया, और फिर वहाँ पर एक करेक्टिव मूव बनी थी 4-5 हज़ार पॉइंट प्लस माइनस की। उसके बाद अगले साल में इसने 1,18,000 का हाई दिया, और फिर वहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेशन एक पैटर्न बनाया। और ये पाकिस्तान और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट के फौरन बाद ये मार्केट ने राइज करना स्टार्ट किया, हम्म। और फिर ये 1,91,000 का हाई हमने देखा। अच्छा, इस पूरी मूव में जो फंडामेंटल सपोर्ट भी मौजूद थी मार्केट को, कि हम्म। कंपनीज की अर्निंग्स भी बेहतर हुई, पाकिस्तान की आउटलुक भी बेहतर हुई, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। कहाँ वो वक्त था कि लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, हफ्तों या महीनों की बात है। और कहाँ फिर ये हुआ कि पाकिस्तान ना सिर्फ ये है कि आईएमएफ में के पैकेज में गया, करेंसी जो है स्टेबलाइज हुई, मतलब पूरी की पूरी एनवायरनमेंट ही चेंज हो गई। जब वो चेंज हुई तो उससे पहले जो है वो प्राइसेस बहुत डिप्रेस्ड थी। ऐसा था कि बहुत सारी कंपनीज तो 2 के मल्टीपल पर थी, इवन कि ओजीडेसी पीपीएल जैसी कंपनीज ऐसे थी, निशात में हम देख लें, वो तो शायद 1 के मल्टीपल पर था।
तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा राइज दिया है पिछले 3 साल में। लेकिन एक चीज़ ये हुई है कि अभी भी एनवायरनमेंट आगे अगर आउटलुक देखें, फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए हैं। जो हमें नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी ठीक है और हमारा जो सिस्टम है वो भी स्टेबल है। फॉर लेकिन जो मार्केट का बिहेवियर है वो काफ़ी स्ट्रेंज हुआ है। जहाँ तक ये मेजर चीज़ अभी डिस्कस होती है कि ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट की, तो ठीक है कि उसका क्वांटम काफ़ी बड़ा है जितना बिल्डअप यूएस ने किया हुआ है। लेकिन उस सारे के बावजूद भी पाकिस्तान इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। रीजनल जो इम्पैक्ट आएंगे वो दूसरों पर भी आएंगे। तो हमारे ऊपर भी जो चीज़ें आ सकती हैं। जो मार्केट का पुल बैक है वो स्टार्ट तो हुआ था कि कुछ कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम आई, जैसे माड़ी का रिजल्ट था, एफएफसी का रिजल्ट था ये, और उनके पे आउट ने भी लोगों को थोड़ा सा मायूस किया, और भी इस तरह से कुछ कंपनीज थी। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ। लेकिन अभी ये देख लें कि अभी आपने पहले भी जिक्र किया कि आज के दिन में हम देखें या पिछले 2-3 दिन देखें तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अब बेहतर आ रही हैं। पे बिल्कुल। आउट भी अच्छा आ रहा है। नेशनल बैंक ने ₹35 हिस्टोरिकल पे आउट दिया है, लेकिन उसके बावजूद प्राइस स्टेबलाइज नहीं हो सकी। जहां ओपन हुआ वहां से 7-8 रुपए नीचे बंद हुआ। तो ये सारी की सारी चीज़ें दो चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हैं। एक तो ये है, या तो मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी पोजीशन है, आप चाहे वो वीक होल्डर्स की कह लें, स्ट्रॉन्ग होल्डर्स की, वो अब इन रेट्स के ऊपर आने वाली सेलिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, और जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा डिक्लाइन हो रही हैं। हाँ। जहाँ तक इस चीज़ में जो सप्लाई इंक्रीज होने की बात है, तो ये सप्लाई दो तरफ से इंक्रीज हुई थी। शुरू में आप देख लें कि गोरे की सेलिंग तो काफ़ी अरसे से चल रही है, और वो अभी भी उनका क्वांटम पिछले 3-4 वीक में ज़्यादा रहा है। यानी हम्म। 7-8 मिलियन डॉलर का माल भी उन्होंने रोज़ाना बेचा है, और वो अब्जॉर्ब हो रहा था। फिर ये है कि हमारी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने ऑफलोड किया, हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस ने स्टार्ट किया। तो बहरहाल अब पोजीशन ऐसी हो गई है कि मार्केट अब तो किसी को भी समझ नहीं आ रही। यानी कि जो हम लोग पहले 1-1 साल 2-2 साल के ध्यान दे रहे थे, अब 2 दिन का भी बताने मुश्किल हुआ है। तो बिल्कुल। ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो चेंज नहीं हुई है। लेकिन प्राइसेस ने 2-3 चीज़ें ऐसी ली हैं कि मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा, हम्म। क्योंकि ये बेनिफिट करेंगी आपके जो लोग आपका प्रोग्राम सुनते हैं उन्हें। देखिए, ये पहली दफ़ा हुआ है कि मार्केट पिछले 3 साल में बढ़ी भी है और उसने करेक्शन भी ली। ये एक नेचुरल बात है, ये मार्केट्स ऐसे ही चलती हैं। सही। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक बड़ी कंसोलिडेशन के बाद जब हाई ब्रेक होते हैं, तो हम्म। मार्केट दोबारा करेक्शन लेके पहले वाले जो हाई थे उनके अंदर आ गई है मार्केट। आप देखिए कि पहला इंडेक्स का हाई 1,69,000 70,000 था। मार्केट ने इसे क्रॉस किया, 1,91,000 लिया, और अभी 1,64,000 पे, और यहाँ भी स्टेबलाइज नहीं हो रही। सही। उसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जिनकी आउटलुक चेंज नहीं हुई है, लेकिन जो पिछले पूरे क्वार्टर के अंदर उन्होंने लो बनाए थे, प्राइसेस ने लो बनाए थे, अभी प्राइसेस उन लो को भी नीचे ब्रेक कर रही हैं या उस लेवल पे पहुंच गई हैं। अच्छा, अगर ग्रोथ हो तो एक क्वार्टर गुजरने के बाद कंपनी मजीद अर्न कर लेती है, और जब टॉप से 25-30% रेट नीचे आया हुआ हो तो वहां पर वैसे ही बायर आ जाता है। इसलिए कि जो टॉप रेट बनता है वो इसलिए बनता है कि नेक्स्ट ईयर लोग उससे भी 20% ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्राइसेस मूव करेंगी। तो ये क्या हो गया कि अगले साल की आउटलुक में अभी 40% डिस्काउंट पे प्राइस चीज़ें मिल रही हैं, और उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो ये दो वजह से होती है। एक सही। वजह ये होती है कि मजबूरी का रेट, यानी कि मजबूरन बेचना पड़ रहा है माल, रख नहीं सकते जिसके पास, यानी कि वीक होल्डर्स के पास है। हर बंदा वो वीक होल्डर है जिसने मार्जिन पे परचेज किया हुआ है, फुली हाँ। फंडेड नहीं है। उसने बारविंग की हुई है, चाहे वो बिलियंस में की हुई है, चाहे वो थाउजेंड्स में की हुई है। वो सभी एक ही जैसे वल्नरेबल होते हैं। बल्कि जिन्होंने बिलियंस में की हुई होती है और उसे ना रोक सकें, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि सही। उनकी क्वांटिटीज बिकना मुश्किल होती हैं। सही। तो इस तरह की एक तो सिचुएशन हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम लोग अगले साल की देख रहे हैं, तो कुछ लोग उसे उस तरह से फोर्स ही नहीं कर रहे। ये जो एडिड सप्लाई है, तो ये जो ऑप्शन मार्केट्स होती हैं, ये कभी भी जब इन्हें पूरा वक्त मिले प्राइसेस को डिस्कवर करने का, तो ये गलत नहीं होती। प्राइसेस जो मूव हो रही होती हैं, हमें उसके लिए रीथिंक करना पड़ता है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। तो इतनी डिस्काउंट पे अगर सस्ती चीज़ मिल रही है, तो वो थोड़ी देर के लिए तो मिल सकती है, या तो ये 2-4 दिन में ये चीज़ें सेटल हो जाएं, जो एक्स्ट्रा फ्लोट है वो निकल जाए तो वो ठीक है। अगर ये कंसिस्टेंटली मार्केट
इस रेंज में मूव करती हैं, तो फिर ये रीथिंक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा आने वाले वक्त में फियर है कि जो प्राइसेस में डिस्काउंट हो रहा है। जी। सही बिल्कुल। और सर इस वक्त जैसे सेलिंग की बात की कि इस वक्त जो है फॉरेनर्स की सेलिंग लगातार इस वक्त चल रही है और काफ़ी हैवी सेलिंग उनकी आई हुई है। ये भी कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो है जो लाहौर ग्रुप है वो भी सेलिंग कर रहा है इस वक्त। इस वक्त कोई इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं आ रहा सपोर्ट करने, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है मार्केट में क्या होगा, तो कोई क्यों नहीं आ रहा है आगे के जो है थोड़ा सा बैकअप करने के लिए। देखिए, किसी हद तक बैंक्स ने पहले पिछले आप देखें कि 3-4 वीक में बैंक्स ने काफ़ी माल बेचा था। पिछले जी। 2-3 दिन से सपोर्ट आ रही है, वो परचेज कर रहे हैं। जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स की बात होती है, तो म्यूचुअल फंड्स के पास क्योंकि अपना पैसा नहीं होता, अगर उनके पास रिडेम्पशन आ जाए, जो जिन लोगों ने उन्हें पैसा दिया हुआ है, तो इंडिविजुअल जब खुद भी सेल करता है तो वो बाज़ औक़ात अपना म्यूचुअल फंड से भी पैसा निकालता है, तो सही। वो भी मार्केट के अंदर सेलिंग आ जाती है। तो हम्म। ये एक इन्वायरमेंट ऐसी बनी हुई है कि जिसके अंदर सेलिंग चल रही है। स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी सस्ते लग रहे हैं हमें, जिस तरह से ये जितने डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं। लेकिन इसके ऊपर भी जैसे खुल के ये कहना कि यहाँ पर बस आप खरीद लें, वो नहीं कहा जा सकता। इसलिए सही। नहीं कहा जा सकता कि मार्केट जो है वो उसका बिहेवियर बता रहा है कि मार्केट के अंदर अभी कुछ ऐसी चीज़ गलत है कि जो हम लोग जिस तरह से मार्केट में प्राइसिंग कर रहे हैं वो वैसे नहीं है। जी। सही बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनके हम सवाल भी शामिल कर लेते हैं जी। अफजाल साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर थैंक यू, आपने काफ़ी अच्छा गाइड किया इसके बारे में जो आजकल सिचुएशन चल रही है। तो सर इस में आई डोंट नो कि वो सवाल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ज़ाहिर इंडेक्स तो सारा इस तरह से हुआ हुआ है। पर सर ये हैस्कॉल के बारे में इस मंदी से पहले बात हो रही थी कि ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट से निकल सकता है, और इसके बारे में ये भी था कि नेशनल बैंक ने कोई इन्हें रिस्ट्रक्चरिंग का कहा था जिसके इनके बोर्ड ने अप्रूवल दिया है। तो सर आपका क्या इस बारे में ओपिनियन है कि क्या ये निकल सकता है सूनर और लेटर, या मतलब आपका इसके बारे में क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है सर? थैंक यू सो मच। जी देखिए, जो हैस्टोल के बारे में इंफॉर्मेशन है वो वही है जो आपने अभी बात की है कि पूरी मार्केट में यही चीज़ें शेयर हो रही हैं। और ये वाकई जो इनकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात है वो तो बिल्कुल काफ़ी उसकी मतलब अ, जो लोग जानते हैं उनका कहना है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग तो उसकी इन प्लेस है। लेकिन दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जब प्राइसिंग करते हैं, ये तो एक ऐसी न्यूज़ है कि जो सपोर्ट करती है किसी भी कंपनी के बारे में पॉजिटिव एनवायरनमेंट को। लेकिन जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो उसकी अर्निंग और दूसरे मामलात को देख के करना पड़ती है। तो उस हवाले से देखें तो हैस्टोल की अभी उस तरह की चीज़ें बेहतर नहीं है। जब मार्केट्स बेहतर होती हैं तो चूंकि सेंटिमेंट हाई होता है, डिमांड हाई होती है, तो चीज़ें ज़्यादा रेट्स पे चली जाती हैं। तो उस हवाले से इसका इन्वेस्टमेंट केस तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन वही है जो आपने बात की है। जी, मैं भी उसे सेकंड करता हूँ। यही बात सब लोग सुन रहे हैं। और सर ये जी। जैसे अब ये ईरान अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट की बात आ रही है, तो इससे हमारे जो स्पेशली ये ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इस पे आप कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं? इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हैस्कोल भी ज़ाहिर है पेट्रोलियम की कंपनी है। तो आप क्या देखते हैं कि अगर इन केस ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता है, तो हमारे जो, क्योंकि ये ज़ाहिर है मेजर सपोर्ट तो हमारा यही सेक्टर करता है मार्केट को, तो आप कैसे देख रहे हैं सर इस चीज़ को? थैंक यू सर। देखिए, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं इनके मार्जिन्स तय होते हैं कि ये जितनी सेल करेंगी उसमें से इन्हें एक खास मार्जिन जो मिलता है। इनका क्वांटिटीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, प्राइस फ्लक्चुएशंस पे उतना नहीं होता। हाँ, जिनके रिजर्व्स पड़े हुए होते हैं तो बाज़ औक़ात अगर प्राइस बढ़ती है तो उन्हें इन्वेंट्री गेन्स आ जाते हैं। लेकिन इन्वेंट्री गेन्स जो है जब प्राइसेस एडजस्ट होती हैं तो वो वापस इन्वेंट्री लॉसेस की सूरत में भी एडजस्ट हो जाते हैं। असल चीज़ वही होती है जो सेल्स से रेवेन्यू आ रहा है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है। तो कोई भी इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर ये कोई ऐसा कोई बड़े बेनिफिशियरी नहीं होते। जी। सही। जी आबिद अली अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम ये जी। उतार चढ़ाव तो वालेकुम होता सलाम। रहेगा सर, मार्केट में उतार चढ़ाव तो मार्केट का हुस्न है। और मार्केट हमसे ईदी ले रही है, अब हमें ईदी देगी भी सही कि नहीं देगी, ये तो बताएं सर। शुक्रिया।
जी बिल्कुल, ये हमसे भत्ता ले रही है और दुआ है कि हमें ईदी मिले। तो सर मेरा चूंकि जबरदस्ती है ना, 10 10 ईदी सर मेरा ईदी तो 10 ईदी तो मिलियन का खुशी से पोर्ट। होती है। जी जी, ये तो जी जी। जबरदस्ती ली जा रही है सर। सर 10 मिलियन का पोर्टफोलियो था, अभी जी जी। 6.5 मिलियन का हो गया सर। जी बिल्कुल, ये एक रिस्क बिल्कुल मार्केट्स में होता है कि जब आपके मार्केट्स नीचे आती हैं तो आपके पोर्टफोलियोज की वैल्यू कम हो जाती है। और इसी तरह से जब मार्केट्स बढ़ती हैं तो फिर वो जो आपके पोर्टफोलियोज हैं वो इक्विटी की बढ़ जाती है। तो ये मार्केट में के अंदर चलता रहता है। सिर्फ ये होना चाहिए कि आपके पास अच्छी कंपनीज हों, जिन जिन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा इशू नहीं होता, मार्केट्स में प्लस माइनस चलता रहता है। बाकी ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि मार्केट्स बढ़ी हुई भी ज्यादा है, तो इस हाँ। दफा बहुत कम वक्त में हिट ज्यादा आई है। और उससे हम्म। ज्यादा फॉल आउट उनके ऊपर हुआ है कि जो बिल्कुल एक मार्जिन के ऊपर थे, बोरोड मनी के ऊपर थे, तो उन्हें फिर लॉसेस बुक करना पड़ते हैं जी। जी जी सर, इन्वेस्टरों ने कमाया भी है, सबको कहें हौसला रखें। और सर दीवान फारूक मोटर्स के बारे जी में तो कोई गाइड कर दें सर, शुक्रिया सर। थैंक यू। जी वेलकम। देखिए, दीवान फारूक अगर हम ऑटोज में देखें तो दीवान फारूक मोटर उनमें से सबसे कमज़ोर कंपनी होगी। क्योंकि अगर आप इसके कैपिटल स्ट्रक्चर को भी देखते हैं तो इसकी नेगेटिव इक्विटी है मेरे ख्याल में। दूसरा ये है कि इसकी सेल्स भी बहुत कम है, ये पहले टॉल मैन्युफैक्चरिंग पे भी करता रहा है, अभी अपनी भी एक दो गाड़ियां जो बना रहा है, तो कोई बहुत बड़ी सेल्स नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जब एक कंपनी है, उसके शेयर्स मौजूद हैं, तो जब वो कंपनी 35-40% गिर जाती है तो उसके अंदर बढ़ने का अमकान पैदा हो जाता है। तो वो अमकान इस वक्त तमाम मार्केट में पैदा हुआ हुआ है। तो वो उसी में फिर ये दीवान फारूक मोटर भी शामिल है जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, यू आर अ काइंड मैन। जी बहुत शुक्रिया। जी जावेद इकबाल साहब, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी। जी वालेकुम सलाम। जी। अच्छा सर, ये निशात मिल्स है, एनपीएल है, एनसीपीएल है, ये निशात ग्रुप के जो हैं, ये तीनों ही वैसे तो बहुत नीचे आए हुए हैं। तो आपके ख्याल में, मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं इस टाइम खरीदने के लिए। आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। निशात मिल में तो वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि उसके पेआउट्स कम होते हैं तो लोग इतना ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन ये निशात पावर और निशात चूनिया पावर जो हैं, इनकी फ्यूचर आउटलुक तो काफ़ी अच्छी है, स्पेशली जो इन्होंने ऑटो के बिजनेस में गए हैं। तो वहाँ से इनकी चूंकि गाड़ियाँ भी हिट गई हैं, उनकी बुकिंग भी बहुत बहुत ज़्यादा है। तो उस हवाले से इनके अंदर बिल्कुल अच्छी करेक्शन हुई हुई है। ये इन्वेस्टमेंट केस बनता है, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है उसमें थोड़ा ग्रेजुअल इन्वेस्ट करें, एकदम से बढ़ के ज़्यादा एग्रेसिवली ना जाए मार्केट में जी। सही। सर बीओपी और सर्ल के बारे में भी पूछा गया है, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इसके हवाले से भी गाइड कर दें। जी सर्ल और बीओपी। एक जी बीओपी। हाँ देखिए, बीओपी ने अभी भी 1 रुपये 50 पैसे डिविडेंड दिया है, अनाउंस किया है। हम्म। और अर्निंग भी इसकी ठीक है, पिछले क्वार्टर से तो कम आई है, लेकिन ओवरऑल इसकी ईयर ऑन ईयर देखें तो अच्छी ग्रोथ है। और अगर ये मोमेंटम इसमें जारी रहे तो ये बिल्कुल ये जिन रेट्स पर है, ये 30 या बिलो 30, ये इसमें इन्वेस्टमेंट केस बनता है। ठीक और है। बिल्कुल रिकमेंडेड लिस्ट में आता है। जहाँ तक सर्ल की बात आती है तो सर्ल में चूंकि आपने देखा अभी उसकी अर्निंग वगैरह इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसमें दूसरी चीज़ें थी जो उसके रेफरेंस से चल रही थी। एक तो हम लोग बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं, ये फिर रेपिटेशन ही हो जाएगी, कि जो वो अपनी एक सब्सिडरीज सेल कर रहे थे, तो उस उससे ये इसकी दोनों चीज़ें बेहतर होना थी। इसका कैपिटल स्ट्रक्चर भी, जो इसकी फाइनेंस कॉस्ट है, वो इससे कम हो जाना थी। और दूसरा फिर ये है कि वक्त के साथ अभी इसकी ऊपर की वैल्यूएशन जो थी, लेकिन इनमें अभी वही जो आपने पहले बात कही थी कि लाहौर ग्रुप बेच रहा है, तो अभी चूंकि बास स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपोजर थी नॉर्थ के इन्वेस्टर्स की, तो उसमें सर्ल भी था एक स्टॉक। तो वो थोड़ी वीकनेस बनी हुई है, लेकिन अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, लोअर साइड पे खरीदने में ऐसा हर्ज नहीं है जी। सही बिल्कुल। और सर इस वक्त जैसे मार्केट
काफी डिप पे आई हुई है, काफी डिस्काउंटेड रेट पर है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से मार्केट डिक्लाइन होती है तो जो है क्या कौन सा लेवल है, क्या ये लेवल आ गया है? क्योंकि कोई कह रहा होता है कि इस वक्त मार्केट जो है 90% डिस्काउंट हो चुकी है या मजीद अभी डिस्काउंट होना बाकी है। तो एंट्री लेवल जो है ये क्या सही है इस वक्त? मैं आपको एक ब्रॉडर होराइजन में मैं पूछना चाहूंगी कि जो लोग इस वक्त एंट्री लेना चाह रहे हैं तो क्या आप उनको मशवरा देंगे इस वक्त? देखिए, जो लोग यहाँ एंट्री लेना चाहें हम्म। तो मुझे इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनका माल नफ़े में ज़रूर बिकेगा सही है। यहाँ पर, लेकिन ग्रेजुअल जाएं यहाँ, अगर बाय करें। जो रिस्क मौजूद है, देखिए दो चीज़ें हैं। हम्म। अगर तो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट जो है हम्म। वो कर्टेल्ड रहती है या यहीं पर रुक जाती है, तो यानी हाँ। कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो क्लियर हो जाएगी। सही जो है। इंटरनली अगर कोई कोई मसला बना हुआ है लिक्विडिटी का, तो हम्म। लिक्विडिटी के जो मसाइल होते हैं ये बहुत लंबे नहीं चलते। प्राइस ने जो सही। भी करना होता है वो कम वक्त में कर लेती है। सही। और अभी बाहर ये लग रहा है पिछले 2-3 दिन की मूव देख के कि लिक्विडिटी के जब मसाइल हैं, अब वो अगर कोई मैनेज कर रहा था प्राइस को खुद से रोक के, तो अब वो नहीं हो पा रहे। प्राइसेस रुकती हैं और सेम डे ही नीचे गिर जाती हैं। तो ये हम्म। जो कुछ भी होना है ये 2-4-5 दिन में इसका हो जाएगा। अच्छा, इसमें इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लें हम्म। तो वो ये है कि ये बिल्कुल टेक्निकल स्पेस सपोर्ट का एरिया है। ये 1,64,000 हो जाए या 1,61,000 हो जाए या 1,60,000 हो जाए, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग बेसिस पे अगर 1,64,000 से नीचे हो तो ये एक थोड़ा सा ज़्यादा वीकनेस शो होती है, और मार्केट जो है ये लोअर साइड पे रिस्क थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। जो पिछली मूव का लो लगा था 1,56,600 जैसा एरिया जो था, 1,57,000 का, तो हम्म। हम उसे रूल आउट नहीं कर सकते। यानी एक रिस्क मौजूद है, लेकिन अगर क्या वो रेट आए तो हमें क्या, वैसे तो ये कोई बेस केस नहीं है, लेकिन अगर आए तो बिल्कुल एक पार्ट बंदे के पास होना चाहिए, वहां फौरी बाय कर लेना चाहिए। अब सही, वैसे बिल्कुल। फोरम पे शायद इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल वो बड़े मतलब के अट्रैक्टिव रेट्स होंगे कि जहां पर एक्सपोजर ली जा सकती है हाँ। मार्केट में। और जो ये एरिया है यहाँ से पुल बैक तो बिल्कुल डेफिनेटली आएगा मार्केट में है ना? इंशाल्लाह। लेकिन देखना ये है कि 1,70,000 से ऊपर मार्केट कैसे बिहेव करती है। अगर हम्म। वहां नहीं रुक सकती तो फिर हमें रीथिंक पढ़ना करना पड़ेगा कि क्या है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने। और सर कल की मार्केट कैसी लग रही है? वैसे तो ऑल्दो आप बता चुके हैं कि अभी ये 2-3 दिन रहेगा। कल क्या लग रहा है मार्केट में? और अभी ज़ाहिर है रोल ओवर वीक भी है, 2 दिन हमारे अब वर्किंग डे मज़ीद रह गए हैं। क्या लग रहा है इसमें कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी के चांसेस हैं? और साथ ही साथ इस वक़्त क्या टॉपिक आप बताना चाहेंगे? देखिए, ये मार्केट अभी थोड़ा सा, जब इस तरह की जिटरी मार्केट होती है जिसमें सभी परेशान होते हैं, उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बहुत पैसा रख के बैठे होते हैं वो भी बहुत कम लगाते हैं मार्केट में। हुँ, तो हुँ। ये हालात ही शो करेंगे, मार्केट अभी थोड़ा शेकी ही रहेगी। सही है। और स्पेशली हम लोग बहुत उम्मीद रख के बैठे हुए थे नेशनल बैंक के रिजल्ट से, और उसका पे आउट 30+ पे भी ये था कि बहुत अच्छा। लेकिन आज उसकी भी जो आप देख लें कि मूवमेंट है, इवन कि कल हब पावर ने बहुत अच्छा डिविडेंड, जी, ₹5 और ₹5 अर्निंग भी बहुत हाँ। अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट केस बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद सेलिंग नहीं रुक रही है। तो मार्केट में थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। और जो आइटम्स हैं इस वक्त, चूंकि मार्केट में देखें जितनी बड़ी हिट आई है इसने सभी इन्वेस्टर्स को हिट किया है। ऐसे तो ही अभी ये है कि जो ज़्यादा स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं उन्हें उनकी तरफ ना जाएं अवॉइड इन्वेस्टर्स जो करें। हैं। और वो कंपनीज जो प्रूवन कंपनीज हैं, जो ब्लू चिप्स ही जिन्हें हम मानते हैं, सही। और जो जैसे आप बैंक्स का आपने बात की, बीओपी है, नेशनल बैंक है, सही। तो जैसे निषाद चूनिया पावर या निषाद पावर भी हैं, मैं समझता हूँ इनके भी आगे आउटलुक अच्छी है। पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह हैं, हब पावर हैं। तो इसी तरह की आइटम्स में इसमें फर्टिलाइजर में देखें डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, हाँ। तो उन्हें भी काफ़ी नीचे आए हुए हैं। तो इन्हीं इस तरह की कंपनीज की तरफ रहें। वो ज़्यादा जो स्पेकुलेटिव स्टोरीज थी, जैसे हेस्टोल वगैरह डिस्कस कर रहे थे या कुछ और था इस तरह का, इस तरह के कंपनीज से अभी थोड़ा थोड़ा सा अवॉइड करें। ये जब हाई सेंटीमेंट होता है तो उस वक्त ज़्यादा ये फ्रूटफुल होते हैं। सही, जी। बिल्कुल। सर एक आखिरी बात ये कि बहुत सारे लोग अभी मैसेज भी आया है कि क्या करिए इस वक़्त मार्केट से साइड हो जाएँ, निकल जाएँ? मेरे ख़्याल से क्या मेरे ख़्याल से तो इस वक़्त अच्छा मौका है।
मतलब इन्वेस्ट करने का मेरे ख्याल से जी बिल्कुल। निकलना नहीं आई नहीं थिंक। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं निकलना नहीं है, बल्कि जिसके पास भी अपने फंडेड इन्वेस्टमेंट है, मैं तो उसे यहाँ सेलिंग का मशवरा नहीं दे रहा। और मेरे नज़दीक ये है कि जिसके पास फंड्स पड़े हुए हैं वो भी ग्रेजुअल यहाँ पर पैसे लगाए। यहाँ हाँ 160, इसके 3 लेवल्स कर ले। दो में पैसे लगाने चाहिए। अगर मैं लगाऊंगा तो ऐसे लगाऊंगा कि 1,64,000 या इससे थोड़ा सा 500,000 पॉइंट के ये रेंज में मैं 3 पार्ट करूंगा। एक पार्ट इधर लगा दूंगा, अगर खुदा न खास्ता मार्केट गिर के 1,61,000 60,000 होगी, दूसरा वहां लगाऊंगा। और राइट। तीसरे नहीं लगाऊंगा अनलेस के पैनिक होगी या वापस से 1,64,000 से ऊपर आएगा तो फिर लगाऊंगा। सही, जबरदस्त, बिल्कुल। और बहुत अच्छी टिप दी सर आपने। और जो है यहाँ पर नाजरीन मैं लूंगी इजाजत। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।